Hello everyone, this is P. Ranjan and you are watching me on Photon Physics। और आज का जो वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो डाला जा रहा है और आप ज़रूर देखेंगे सुबह 10 से 12 बजे वाले बैच के बच्चों के लिए। अब रिकॉर्डेड वीडियो है तो थोड़ा सा मैं कम पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। नाम है इसका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हिंदी में बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी या दूरबीन बोलते हैं। सर दूसरे टाइप का भी दूरबीन होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, वो आपके लिए मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो आई थिंक आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का हर एक पार्ट का, थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव वे में मैं बता देता हूँ और फिर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि आखिर टेलीस्कोप है क्या। फिर हम लोग देखेंगे टेलीस्कोप का रे डायग्राम क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे इसके मैग्नीफाइंग पावर का, बहुत छोटा सा थ्योरी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप में हम आपको बाइनाकुलर, जिसको आप दूरबीन के नाम से जानते हैं, छोटा सा जो टेरेस्ट्रियल बाइनाकुलर होता है या टेलीस्कोप होता है जो हम जमीन पर देखते हैं, और वो भी आपको दिखा देंगे। उसका जेन्युइन थोड़ा बहुत मैकेनिज्म बताएंगे। उसके बाद कैसेग्रेन टेलीस्कोप, जिसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं, ये सारा चीज इस वीडियो में कवर होगा। चलो सबसे पहले मोटा मोटी हम बात करते हैं। ये जो आपके तरफ है, बुआ इसको ढीला कर दिया है तुम। ये तो टेलीस्कोप है, इसका आगे वाला पोर्शन ये कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट के साइड होता है तो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। इसमें जो लगा हुआ है वो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका एपर्चर बड़ा है। कॉन्वेक्स लेंस का एपर्चर क्या है? बड़ा है। इसका फोकल लेंथ बड़ा है, एपर्चर बड़ा है इसका। अब देखो इतना छोटे से रीजन में लाइट आता, तो इस रीजन को बढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा एपर्चर बढ़ाने के लिए काम किया गया। अब द्वारक को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है तो ज्यादा मात्रा में लाइट आएगा। तो ऑब्जेक्ट के साइड जो होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये इसका रे डायग्राम माइक्रोस्कोप के ठीक उल्टा होता है। माइक्रोस्कोप में हम छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, टेलीस्कोप में हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो दूर होता है। तो दूर से आने वाले लाइट के प्रकाश की मात्रा को बढ़ाना होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको, तुम्हें पता है कि इसका ज्यादा लाइट के लिए ज्यादा मात्रा में इसका एपर्चर होना चाहिए, द्वारक होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं आगे, ये होता है ट्यूब लेंथ। यहां से यहां तक जो लेंथ होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब लेंथ। ये आपका ध्यान से देखिए, यहां से लेके और यहां तक जो ट्यूब का लेंथ है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूब लेंथ। अब ये ट्यूब लेंथ बढ़ता भी है और ये ट्यूब लेंथ घटता भी है। देखो कैसे, ये ट्यूब लेंथ अभी कर रहे हैं पीछे की तरफ। तो अब पीछे की तरफ करने की वजह से क्या होता है कि ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, और जो अभी निकाल के रखे हैं ये हमारा आई पीस। इन दोनों के बीच का गैप बढ़ गया। अब बढ़ गया आई पीस, स्पेशली ये है। कहोगे सर आई पीस है तो ठीक सामने सामने ना रहना चाहिए, आप तो रेक डायग्राम ऐसे बनाते हैं। हाँ हाँ सामने है, अब अभी कर देने टाइम हम कहे कोई बात नहीं, तुमको पोरोप्रिंट तो बताया गया ना। तो सेम कहानी होता है, ऐसे लाइट आएगा यहाँ चला जाएगा, कहानी सेम होता है। लाइट की इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होता है, प्रकाश की मात्रा 100% पहुंचती है। तो हमारे आंखों में सही ढंग से दिख पाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से लगाते हैं। देखो आईपीस कितना छोटा है, इसका फोकल लेंथ कितना छोटा है। तो आईपीस को एकदम से छोटा रखा जाता है और इसको बड़ा रखा जाता है। तुम देखो ना, ये इतना ही में है आईपीस, ध्यान से देखो इतना ही में है आईपीस। दिखाओ तो इतना ही में आईपीस। तो ये आईपीस है। तो आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच का जो लेंथ होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं ट्यूब लेंथ। क्या नाम देते हैं? ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ बढ़ता भी है और घटता भी है, बस मैग्निफिकेशन अच्छा करने के लिए, डिस्टिंक्ट दिखने के लिए, साफ देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाते बढ़ाते हैं। चलो इट्स ओके सर, तो हम आगे बढ़ा जाए। हाँ, और आई के पास जो होता है, आंखों के पास जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई पीस। हमारे सामने जो दिख रहा है वो है आई पीस।
इसके बाद इसमें पोरोप्रिज्म लगा होता है कि 100% रिफ्लेक्शन हमारे आंखों तक पहुंचे और हम लोग देख पाए। पहले तो टेलीस्कोप को अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो टेलीस्कोप को स्थिर रखा जाता है, स्टेबल किया जाता है। जैसे अभी फिक्स कर दिया, तुम्हें लग रहा होगा स्थिर होगा, अब स्थिर नहीं है। जब इसमें इमेज देखिएगा तो हिलता डुलता हुआ नजर आएगा, तो कुछ देर तक छोड़ा जाता है, स्टिल हो जाता है, शांत हो जाता है, तब आप देखिएगा तो आपको इमेज दिखाई देगा। अब इसमें होता है एक फाइंडर, यहाँ पर लगा होता है फाइंडर। मान लो जिस ऑब्जेक्ट को देखना है तो इसमें क्रॉस साइन होता है ऐसे, उस पर ऑब्जेक्ट आ गया, इस क्रॉस साइन के बीचों बीच यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो समझना है कि वो ऑब्जेक्ट अब हमें दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो फर्दर दिखेगा, तो करना है कैसे, क्या करना है, तो इसको आगे पीछे करके और प्रॉपर वे में आपको आईपीएस लगाना पड़ेगा। कितना मैग्निफिकेशन चाहिए, बहुत नजदीक के वस्तु को भी हम लोग देख पाते हैं। मान लो तुम 5 मंजिल के घर पे खड़े हो और तुम 2 मंजिल के खिड़की में तुम्हें देखना है तो देख सकते हो, जो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर है आराम से देख सकते हो। उसके लिए भी अलग अलग लेंसेज यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। इसका टोटल मैग्निफिकेशन होता है 150x, 150x। इसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। ये था आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रो का मतलब होता है खगोलीय। हम लोग जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आकाशीय पिंड को देखने के लिए जिस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिस दूरदर्शी का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी। क्योंकि हम लोग इसमें खगोलीय, खगोल मतलब कहा जाता है जो आसमान में जो वस्तु दिखाई देती है उसको खगोलीय कहा जाता है। और आसमान में दिखाई देने वाले वस्तु का जब अध्ययन करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। सर और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी होता है क्या? बिल्कुल, चलो लगे हाथ में दिखा ही देता हूँ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अपने भाषा में बोलते हैं दूरबीन। एक पुराना वाला है और एक नया वाला है। इसमें क्या होता है कि हम लोग नजदीक स्थित, दूर स्थित वस्तु को हम देख पाते हैं। थोड़ा सा इसकी सफाई जरूरत है, थोड़ा मैं साफ करके दिखा रहा हूँ इसको। साल भर में एक बार इसकी जरूरत पड़ती है, तो उतना साफ तो तुम्हें दिखेगा नहीं। चलो, तुम्हें भी पता है कि अब उतना साफ करने की जरूरत नहीं। इसका जो मैग्निफिकेशन होता है 30x है। कितना है? 30x। अब इसमें क्या है कि दूर ऑब्जेक्ट, दूर स्थित जो वस्तु है, आराम से इसको गर्दन में पहनो और डिटेक्टिव बन जाओ, जासूस बन जाओ। जिसको देखना है, जैसे देखना है हमको दूर ऑब्जेक्ट स्थित वस्तु को, तो हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो दूर स्थित ऑब्जेक्ट हमें एकदम से पास नजर आएगा। अब मैं तुमको मिरर में, लेंस में लगा के दिखा देता हूँ। देखो जो लाइन खींची हुई है, दिखाई दे रहा है? लाइन खींची हुई, अभी देखो लाइन खींची हुई तुम्हें कैसे नजर आ रहा है? ये जो लाइन खींचा हुआ है वो कैसे नजर आ रहा है? सिंपल, छोटा सा। और जैसे इसको हम लगाएंगे तो वही खींचा हुआ लाइन तुमको कैसा नजर आएगा? सिंपल, ध्यान से देखना। वही खींचा हुआ लाइन तुमको दूसरा अजीब टाइप का नजर आएगा, बड़ा सा नजर आएगा। देखना, ये रहा। नजर आ रहा है बड़ा सा? वही लेंस का लाइन बड़ा सा नजर आ रहा है। और ऐसे देखो तो छोटा नजर आ रहा है, ब्लर हो गया। ऐसे देखो तो छोटा नजर आ रहा है, ऐसे छोटा नजर आ रहा है। और वैसे देखो तो बड़ा नजर आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि बड़ा नजर आएगा, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट लगेगा एकदम से पास दिख रहा है। प्रैक्टिकली आप देख पाते हैं, है ना? देखो बच्चा बहुत दूर बैठा है और हमें लग रहा है कि तो मेरी आंखों के सामने यहाँ पर है। तो टेलीस्कोप क्या करता है, बड़ा नहीं दिखाता है, दूर स्थित वस्तुओं को नजदीक ला के दिखाता है, डिस्टिंक्ट एंड क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज
एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see the distant object distinct and large। हम लोग यह एक ऐसा, हिंदी बोले तो यह एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसमें हम लोग दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब, स्पष्ट एंड आवर्धित प्रतिबिंब देख पाते हैं। और खगोलीय में हम लोग दूर स्थित वस्तु, वो दूर स्थित वस्तु हमारे लिए आकाशीय पिंड होता है, इसलिए इन स्पेशल इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप we used to see the object in sky और स्पेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन स्काई और स्पेस को सेलेशियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सेलेशियल ऑब्जेक्ट, आकाशीय पिंड कौन देखने के लिए हम लोग, और एस्ट्रोनॉमिकल में स्पेसिफिक क्या, आकाशीय पिंड। तो यह है आपका डेफिनेशन। इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लेंगे, हिंदी मीडियम वाले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे कि पहले दूरबीन के बारे में, दूरदर्शी के बारे में। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब देख पाते हैं। खगोलीय दूरबीन में हम लोग आकाशीय पिंडों का स्पष्ट एवं आवर्धित प्रतिबिंब देखते हैं। तो दूरबीन का डेफिनेशन और इसी में एस्ट्रोनॉमिकल से जोड़ दिया गया। अब उसके बाद हम लोग देखना है रे डायग्राम। क्या देखना है हमें? रे डायग्राम। देखो तो इमेज क्लियर है। अब हमें देखना है रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या करना है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पहला जो आप कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, इसका अपर्चर बड़ा रखेंगे और इसमें भी कोएक्सियल लेंस ही होता है और दूसरा छोटा होता है। आपको थोड़ा सा ही छोटा दिख रहा होगा, ठीक ठाक छोटा होता है। प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया है कि कितना छोटा होता है। तो मैं इट्स ओके सर। तो क्या होता है कि लाइट रे इन्फिनिटी से आती है, एक ऑप्टिकल सेंटर से आगे बढ़ा दीजिएगा और लाइट के पैरेलल ही आएगी। तो ये क्या होगा, कन्वर्ज करेगा और जहां पर मिलेगी वहां पर आपका बना फर्स्ट इमेज, ये एच डैश बना। अब इसका जो डायग्राम है, फिर से एनसीईआरटी से ही बनाइएगा। इसका रे डायग्राम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसका जो डायग्राम है वो आपका इमेज और ये पैरेलल हो जाता है और फिर हमें कहाँ दिखता है, इंफिनिटी पर, रिलैक्स मोड में, हमें टेंशन वाली बात नहीं। तो फाइनल जो, अच्छा इससे हम एक और रे डायग्राम ऐसे खींचेंगे जो पैरेलल होगा तो फोकस से होके जाएगा। किससे होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। सुनेंगे तो तुम्हें पता है कि फाइनल इमेज, ए वाला एंगल ऑब्जेक्ट बनाया है इसको अल्फा, और ए वाला एंगल जो इमेज बनाया है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, बीटा। तो फाइनल इमेज जो एंगल सबटेंड करता है और जो ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड करता है, तो ध्यान से देखो, ये अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये वाला एंगल क्या हो गया, बीटा। रे डायग्राम थोड़ा सा गंदा दिखेगा, नो डाउट। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि रे डायग्राम आप एनसीईआरटी से ही बनाएंगे, रे डायग्राम यहाँ से नहीं देखेंगे। समझने के लिए यहाँ से समझ सकते हैं, नो डाउट, कि यहाँ पर एक लेंस बना बड़ा सा, सर यहाँ पर एक लेंस बना छोटा सा, ये आपका कोएक्सियल, एक लाइट रे आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे गुजर जाएगी, एक लाइट रे, दोनों पैरेलल ही आना चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी से जो रे आती है पैरेलल होती है। फिर एक कट करेगी कहीं पे, वो फोकस ही होगा, नहीं फोकस नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, इसको आप एच डैश मान लीजिएगा। अब इसका रे डायग्राम एक बनता है, एक चलो ठीक है ऐसे चला गया,
और दूसरा रे डायग्राम यहाँ पर ऐसे खींच सकते हैं जो फोकस से जाएगा। अब ये जो इमेज बनाएगा फाइनली आपका, है ना, तो ये जो इमेज बनाता है हमारा, ये एंगल कहलाता है बीटा, और ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी क्या कहलाएगा, अल्फा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अल्फा अल्फा ही कहलाएगा, नहीं कहलाने का कोई सवाल ही नहीं है। चलो व्हाइट कलर ले लेता हूँ, ये वाला क्या कहलाएगा, अल्फा। अब अल्फा tan अल्फा लिखेंगे और बीटा के लिए tan बीटा लिखेंगे। अब सुनो, होता क्या है कि अब वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, कितना है सदा के बाद ही। ये होता है आई पीस, हिंदी में बोलते हैं इसको अभिदृश्यक, और इसको बोलते हैं नेत्रिका। इसमें कोई भारी चीज नहीं है। और आप देखिएगा तो रे डायग्राम उल्टा होगा। ऑप्टिकल जो आप माइक्रोस्कोप देखे हैं उसमें छोटा पहले था और बड़ा बाद में था, इसमें बड़ा पहले है और छोटा बाद में है। रे डायग्राम आप एनसीईआरटी से ही बनाइएगा, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं इसके मैग्नीफाइंग पावर। किस पर, मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन होता है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज बीटा अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा। क्या होता है इसका डेफिनेशन, कि एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज बीटा अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल ऑब्जेक्ट अल्फा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, हिंदी में परिभाषा कैसे लिखेंगे, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण तथा वस्तु के द्वारा बनाए गए कोण के अनुपात को हम कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। सिंपल। अब इसको नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब आपके सोच का ये tan अल्फा और tan बीटा नहीं है। अब सुनेंगे फिर से एक रे डायग्राम, थोड़ा सा क्लियर रे डायग्राम बना दूं। ये जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही थी ऐसे, ये जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही थी पैरेलल, तो पैरेलल लाइट रे आ रही थी तो फोकस पे मिलेगी। तो यहां पर जो इमेज बनी, फिर एक और लेंस आया और इसके थ्रू भी इमेज बनेगी। इन्फिनिटी पे चली गई। यहां पर जो बना हमारा एच डैश बना, क्या बना, एच डैश। ध्यान से देखना, ये वाला ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से वाला भी यही होगा, क्योंकि जब सी से पास करता है तो लाइट रे पार डिविएट नहीं होता है, तो दोनों का एंगल क्या होगा, सेम। तो tan अल्फा के केस में अगर हमको लिखना पड़ेगा तो परपेंडिकुलर हमारा एच डैश ही है, बेस हमारा होगा ऑब्जेक्टिव का, सॉरी tan बीटा ना लिखना है पहले, अल्फा थोड़ी लिखना है पहले, बीटा। चलो ये वाला एंगल क्या होगा, बीटा। तो बीटा केस में यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ हमारा एफ ई होगा, तभी तो इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। तो अब बताना है tan बीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारा एच डैश ही होगा और बेस हमारा होगा एफ ई, और इसके लिए tan अल्फा के लिए हमारा परपेंडिकुलर एच डैश ही होगा, बेस होगा एफ ओ। एच डैश कैंसिल, मैग्निफिकेशन आया हमारा माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। सर माइनस क्यों लगा दिए, हमने कहा कोई बात है हटा लो। अब माइनस इसलिए लगाते हैं कि फाइनली जो हमारा इमेज बनता है वो हमारा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। अगर तुम इस केस में भी देखोगे तो यहाँ वाला डिस्टेंस जो हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना, एफ ई, ये वाला डिस्टेंस जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, वो पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ नहीं, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और ये वाला डिस्टेंस जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या होगा, डिस्टेंस, फोकल लेंथ नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आप याद रखेगा, m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। बहुत आसान होता है मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा, ये कौन चलेगा सर, हमने कहा कोई बात नहीं, साइन सिर्फ आपको क्या बताता है, इन्वर्टेड बनेगा, बाद में कुछ बताता नहीं है। यहाँ पर ट्यूब लेंथ की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ट्यूब लेंथ बताओ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, एफ नॉट, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, एफ ई। तो ट्यूब लेंथ, ट्यूब की लंबाई का फॉर्मूला होता है एफ नॉट प्लस एफ ई, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है
माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, या एफ नॉट बाई एफ ई लिखोगे, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं। माइनस साइन बताता है कि कैसे ये इमेज हमारा इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। क्योंकि हम सेलेशियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में तो गोला देखते हैं, गोला उल्टा रहे सीधा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गोला तो गोला है, इसलिए इसमें ज्यादा माइनस का कोई चोचला नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका रे डायग्राम एनसीईआरटी से समझाने के लिए अल्फा बीटा बताया, और ये आपका डेफिनेशन। इस तरह से आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खत्म हुआ। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अलावा आपको एक छोटा सा टेलीस्कोप पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, उसके बारे में कुछ जानना वानना नहीं है। कैसेग्रेन, न्यूटन के पहले ऐसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को बनाने का श्रेय कैसेग्रेन को जाता है। उन्होंने क्या किया कि देखो फर्क क्या पड़ता है कि अगर हम अपर्चर बहुत बड़ा रखेंगे तो लेंस हो जाएगा मोटा, और मोटा लेंस करता है प्रिज्म जैसा काम। तो तुम एक ही ऑब्जेक्ट का 5 इमेज देखोगे, 7 इमेज देखोगे तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है सर? तो व्हाइट लाइट से आ रहा है, 7 कलर होता है, प्रिज्म जैसा काम करेगा तो 7 जगह पर एक इमेज बनाएगा, तो फिर तो गड़बड़ है भाई साहब। तो ये सब डिफेक्ट आने लगा लेंस में, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन। क्रोमेटिक मतलब होता है रंग का जो आता है ना, रंगहीनता या रंग में जो डिफेक्ट आ जाता है रंग के कारण। एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको 7 रंगों पर 7 जगह पे 7 रंगों द्वारा दिखा जाता है। और ये क्यों होता है? तो लेंस के मोटा होने का कारण। सर लेंस को पतला नहीं रखा जा सकता है। हमने कहा कि जितना अपर्चर बड़ा बनाओगे, ऐसा थोड़ी कि लाइन खींचोगे लेंस हो जाएगा, तो थोड़ा सा मोटाई रखना पड़ेगा। इसके वजह से थिक लेंस हमारा लेंस के जैसा के कारण के साथ साथ प्रिज्म जैसा भी बिहेव करने लगता था, इसलिए सब दिक्कत आने लगा। अब इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, अच्छा मैग्नीफाइंग पावर देखो क्या था हमारा, एफ नॉट बाई एफ ई। अब आई पीस का फोकल लेंथ एकदम छोटा रखना है और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा रखना है। फोकल लेंथ बड़ा रखना है तो मोटा बनाना पड़ेगा, आप मोटा बनाओगे तो क्रोमेटिक एबेरेशन आ जाएगा। वर्ण विपथन या विपथता बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कलर, एक ही ऑब्जेक्ट का 7 कलर में 7 जगह इमेज बनने लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हमने, आईपीस तो हमारा रहेगा उतना ही, आईपीस हमारा वहीं रहेगा, बस ऑब्जेक्टिव को हमने बना दिया मिरर, कॉनकेव मिरर। क्या बना दिया? हमने नहीं बनाया भाई साहब, कैसेग्रेन नाम के साइंटिस्ट ने क्या बना दिया, उन्होंने कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर रखा है कॉन्वेक्स मिरर। तो लाइट रे अब बड़ा, जितना बड़ा है उतना बड़ा बना लो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कितना भी अपर्चर बड़ा बनाइएगा, कितना भी द्वारक बड़ा रखिएगा, अब लाइट रे आपका ऐसा नहीं आएगा यहाँ भाई साहब, लाइट रे आपका ऐसा नहीं आएगा यहाँ भाई साहब, हमारा कहानी कुछ और है नहीं। अब कलर वलर हमें दिखेगा नहीं, और अभी भी यहाँ पर आईपीस रहेगा, आईपीस छोटा रहेगा, अभी भी इमेज हम लोग देखेंगे। बस हमने ऑब्जेक्टिव को, किसको, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्या बन गया, अब बन गया हमारा वो मिरर का, किसका, मिरर, दर्पण हो गया। और इसलिए इसको कैसेग्रेन टेलीस्कोप को रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ऐसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप न्यूटन ने भी बनाया था, लेकिन कैसेग्रेन ने सबसे पहले और अच्छा वर्किंग टेलीस्कोप बनाया, जिसका नाम था रिफ्लेक्टिंग, जिसमें मिरर का ऑब्जेक्टिव जो होता था, अभिदृश्यक होता था, वो मिरर का हमने बनाया अभिदृश्यक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैसेग्रेन टेलीस्कोप क्या है, तो सिंपल आप रखिएगा कि एक ऐसा टेलीस्कोप, इट इज अ टाइप ऑफ टेलीस्कोप इन विच ऑब्जेक्टिव मिरर इज यूज एज अ ऑब्जेक्टिव, यूजेज एज अ ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग दर्पण का उपयोग ऑब्जेक्टिव या अभिदृश्य के रूप में करते हैं, जिससे हमारा वर्ण विपथन या कलर एबेरेशन का प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाता है, प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है। इसमें हम अपर्चर को कितना भी बड़ा बना देंगे तो हमारा इमेज बहुत अच्छा इंटेंस सब कुछ क्लियर दिखेगा, लेकिन हमें कलर वाला प्रॉब्लम डिफेक्ट नहीं आएगा। ये था आपका कैसेग्रेन टेलीस्कोप, डायग्राम बना देना है, डेफिनेशन बोला वो लिख देना है, बस चीजें बता देनी है, कहानी खत्म। आपका कौन सा टेलीस्कोप हो गया, कैसेग्रेन। एक किस सिद्धांत पे काम करता है, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन के सिद्धांत में। एक कॉनकेव मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव मिरर, ये तो आप कलेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लगाए हैं, याद रखना, कॉनकेव
मतलब अवतल दर्पण ही उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण नहीं। उत्तल दर्पण तो सिर्फ कलेक्ट करने के लिए इंटरमीडिएट का काम करता है, बाद बाकी किसी चीज का काम नहीं करता है। अब हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जिसमें संडे के जो क्लास लगेगी, संडे की क्लास, उस संडे को क्लास में हम लोग देखेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ विजन। ह्यूमन आई, मानव नेत्र क्या होता है, फिर डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, मानव नेत्र के कितने पार्ट्स हैं, क्या होगा तो क्या होगा, रॉड क्या होता है, कोन क्या होता है, बायोलॉजी का भी कुछ टर्म्स आएगा, उल्लू बोलने का क्या मतलब है, उल्लू का क्या तुम्हारे आंखों से अलग आंख रहता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई में। संडे को क्लास आपकी लगेगी, 1 घंटे की ही लगे या 2 घंटे की लगे, क्लास लगेगी, ताकि हम मंडे से नया चैप्टर वेव ऑप्टिक्स शुरुआत कर पाए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और नया वाला चैनल को एक बच्चा 5 सब्सक्राइब करेगा, ताकि 1000 जैसे पहुंचेगा तभी हम लाइव कर पाएंगे, अदरवाइज लाइव नहीं कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।